उसका कहना था, मैंने कभी भी लोगों को पैसों के लिए डराया धमकाया नहीं, लोगों ने मुझे खुद हाथ जोड़कर पैसे दिए। दोस्तों, ऐसा कहना था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का। नाम सुनकर शायद आपको कोई चेहरा याद ना आए, वही जब मैं नटवरलाल का नाम लेता हूं तो आपको भारत के सबसे बड़े ठग का चेहरा याद आया होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अपनी बुद्धि के बल पर 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक बेच डाला था। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े ठग मिथिलेश कुमार उर्फ मिस्टर नटवरलाल की। आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल का जन्म वर्ष 1912 में जीरादेवी के निकट बंगरा गांव में हुआ था। अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। एक दिन नटवरलाल के पड़ोसी ने उन्हें बैंक का एक डिमांड ड्राफ्ट दिया और बोला, मिथिलेश जाओ और बैंक से मेरे लिए पैसे निकाल कर ले आओ। मिथिलेश ने डिमांड ड्राफ्ट देखा और ठीक उसी तरीके के हस्ताक्षर करने कोशिश की। उसने देखा कि हस्ताक्षर तो बिल्कुल एक जैसा हो गए। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था। पता चलने के बाद मिथिलेश घर से भागकर कोलकाता चला गया। वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पाई और साथ में एक सेठ के बेटे को ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। किसी जरूरी काम के लिए जब नटवरलाल ने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने उसे पैसे नहीं दिए। इस बात से नटवरलाल को बहुत दुख हुआ और उसने सेठ को सबक सिखाने का फैसला किया और सेठ के कॉटन के बिजनेस में लगभग 4 लाख का चूना लगाया और फिर कोलकाता से भाग गया। वकालत की पढ़ाई की वजह से नटवरलाल को अंग्रेजी बोलना और भेष बदलना बखूबी अच्छे तरीके से आता था। ये उस समय की बात है जब केंद्र में नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान में नटवरलाल जाता है और खुद को वित्त मंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी बताता है और कहता है कि कल प्रधानमंत्री राजीव गांधी कुछ विदेशी मेहमानों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और साथ में दावत भी होगी। दावत के बाद प्रधानमंत्री उन सभी मेहमानों को घड़ी देना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियों चाहिए। दुकानदार को पहले तो नटवरलाल की बातों पर शक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम और इतनी सारी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक न पाया। अगले दिन नटवरलाल घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ियों को पैक करने की बात कहकर नटवरलाल दुकान से एक दुकान के स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक में ले गया। नॉर्थ ब्लॉक वो जगह होती जहां प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े अफसर काम करने आते हैं। वहां नटवरलाल ने भुगतान की राशि के तौर पर दुकान वाले को 32,800 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकान वाले ने बैंक में ड्राफ्ट जमा करवाया तो पता चला वो ड्राफ्ट नकली था। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो आदमी नटवरलाल था और उसका चूना लग चुका है। नटवर 1970 से 90 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इनमें टाटा और बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवरलाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपयों का चूना लगाया था। नटवरलाल का लखनऊ जेल का एक किस्सा काफी ज्यादा मशहूर है। ये बात तब की है जब नटवरलाल लखनऊ की जेल में बंद थे। उसी दौरान गांव से उनकी पत्नी की चिट्ठी आती थी। नियम के अनुसार जेल में आने वाली और जेल से जाने वाली चिट्ठी जेल के अधिकारी पहले पढ़ते हैं, फिर चिट्ठी को जेल से अंदर या बाहर ले जाने की अनुमति होती है। लखनऊ में नटवरलाल के नाम से 7-8 चिट्ठियां आ चुकी थी, लेकिन नटवरलाल ने अब तक एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था। अधिकारी के द्वारा बताया गया कि चिट्ठी में पैसों की तंगी और खेती बाड़ी के बारे में लिखा होता था।
अगली चिट्ठी जब आई तो जेलर ने नटवरलाल को खुद जाकर चिट्ठी दी और बोला, तुम्हारी पत्नी अब तक कितनी चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन तुमने अब तक उसकी किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है। ऐसा क्यों? यह सुनकर नटवरलाल ने जवाब दिया कि साहब, मैं तो जवाब देना चाहता ही नहीं था, लेकिन आप खुद आए हैं और कह रहे हैं तो मैं जवाब जरूर दूंगा। नटवरलाल ने जेलर के कहने पर खत लिखा और जेल के डाक खाने में डाल दिया। जब अधिकारी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा था कि उसने अपने खेत के किसी एक कोने में गहने और पैसे गाड़े हुए हैं, हो सके तो वो निकाल लेना और अपना जीवन अच्छी तरह से जीना। यह पढ़कर जेल अधिकारी के कान खड़े हो गए और उसने तुरंत उसके गांव के लोकल पुलिस स्टेशन में फोन किया और मामले की जानकारी दी। लोकल पुलिस फौरन खेत पहुंची और खुदाई चालू कर दी। लगभग पूरा खेत खोदने के बाद पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा और वो सभी मायूस होकर वापस आ गए। अगले दिन नटवरलाल ने फिर से एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा कि जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब शायद खेत तैयार हो गया हो, फसल की बुआई कर देना। चिट्ठी पढ़कर जेल अधिकारी दंग रह गया और उन्होंने नटवरलाल के दिमाग की दाद दी और उनकी सराहना भी की। लखनऊ की जेल में ये अब तक रिकॉर्डेड है। दोस्तों, नटवरलाल इतना होशियार था कि उसने कोर्ट के जज को भी आश्चर्यचकित कर दिया। अब तक नटवरलाल एक प्रचलित नाम हो चुका था। सब उनकी चालाकी के कायल हो चुके थे। ऐसे ही एक सुनवाई के बाद कोर्ट में जज ने पूछा, तुम ये सब कर कैसे लेते हो? जवाब में नटवरलाल ने कहा, अगर आप मुझे 1 रुपए देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जज साहब ने नटवरलाल को 1 रुपए दिया। फिर नटवरलाल ने कहा कि मैं कोई ठगी या चोरी नहीं करता हूँ, मैं लोगों से पैसे मांगता हूँ और वो मुझे दे देते हैं। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया और न ही किसी को कोई नुकसान पहुँचाया है। नटवरलाल अपने गांव में मिस्टर नटवरलाल कैसे बना? तो दोस्तों, इतने सारे कारनामों को अंजाम देने के बाद नटवरलाल एक दिन गाड़ियों के काफिले साथ जब अपने गांव आए, नटवरलाल ने पूरे गांव के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में अनेक तरह के पकवान बनाए गए थे और पार्टी के बाद नटवरलाल ने सभी को 100 रुपए भेंट के रूप में दिए। इस वजह से नटवरलाल अपने गांव का चाहता बन गया। दुनिया भले ही नटवरलाल को ठग या चोर बुलाए, लेकिन नटवरलाल अपने गांव वालों के लिए मसीहा था। इसलिए लोग सम्मान से नटवरलाल को मिस्टर नटवरलाल के नाम से पुकारते हैं। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवरलाल जोर जोर से हौंफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना लगा उसे दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लेने भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम से भाग गया। नटवरलाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन लाए और वह यहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। वर्ष 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि क्यों ना अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 से ज्यादा मामलों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा कि उनके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही खत्म कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। अभी तक नटवरलाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी निश्चित खबर नहीं है।